हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर कोड BCOG 172 यानी भारतीय अर्थव्यवस्था। स्टूडेंट्स, अगर आप इस पेपर कोड का असाइनमेंट, गेस्ट पेपर या नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अदरवाइज आप हमारी वेबसाइट को सर्च भी कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है shop.hindustanknowledge.com। यहाँ पे आके आप अपना पेपर कोड आसानी से सर्च कर सकते हैं। असाइनमेंट एंड गेस्ट पेपर को इजीली परचेज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस बार हम लेकर आए हैं गेस्ट पेपर में 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिनको आपने हमारी क्लासेस के साथ कवर कर लिया तो आप भी अपने एग्जाम में 90+ स्कोर आसानी से कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमें व्हाट्सएप पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट नंबर आपको वेबसाइट पे दिया गया है और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। आप हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भी कॉन्टेक्ट करके असाइनमेंट एंड नोट्स को इजिली परचेज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, जिसमें डिस्कस करने वाले हैं पेपर कोड BCOG 172। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम बात करते हैं पहले प्रश्न की। तो पहले प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है कि आर्थिक विकास की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, अविकसित अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। यानी आर्थिक विकास जो है वो किसी भी देश की प्रगति का एक महत्वपूर्ण आधार है। इसका अर्थ केवल आपका आय में वृद्धि करना नहीं है, बल्कि लोगों के जीवन स्तर, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सुविधाओं में सुधार करना भी है। तो आर्थिक विकास जो है, आर्थिक विकास का उद्देश्य क्या है कि लोगों को बेहतर जीवन प्रदान करना और गरीबी को कम करना। तो इस तरीके से हमने समझा कि जो आर्थिक विकास जो है वो किसी भी देश की प्रगति में महत्वपूर्ण आधार होता है, क्योंकि जो केवल आपकी जो आय में ये वृद्धि का आधार ही नहीं होता, बल्कि ये लोगों के जीवन स्तर में भी आपका सुधार करता है। जैसे आपका शिक्षा का क्षेत्र है, ठीक है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, जितनी भी आपकी सुविधाएं हैं ना, इनके अंदर सुधार करता है। और आर्थिक विकास का उद्देश्य क्या है कि लोगों को बेहतर जीवन प्रदान करे और गरीबी को कम करे। वहीं अगर हम समझे थोड़ा डिटेल में कि आर्थिक विकास की अवधारणा क्या होती है, तो देखो, आर्थिक विकास वे प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी देश की जो राष्ट्रीय आय है ना, राष्ट्रीय की आय के साथ साथ लोगों को, यहाँ पे लोगों का जो जीवन स्तर है उसमें भी निरंतर सुधार हमें देखने को मिल रहा है। इसमें आपका जो उत्पादन है वो बढ़ता है, रोजगार के अवसर पैदा होते हैं और आधुनिक तकनीक का जो उपयोग है वो भी बढ़ता है, तथा समाज के सभी वर्गों को यहाँ पे इसका विकास का लाभ भी मिलता है। तो आर्थिक विकास केवल आपका आर्थिक वृद्धि से अलग नहीं है, बल्कि आर्थिक वृद्धि का ही एक, आर्थिक वृद्धि क्या है आपके, केवल उत्पादन और आय पे ही, आय की वृद्धि से ही है। जबकि जो आपका आर्थिक विकास है वो समाज के अंदर आपका सामाजिक, आर्थिक और मानवीय विकास को भी ये शामिल करता है। तो इस तरीके से जो आपका आर्थिक विकास की जो अवधारणा है इसको हमने जाना। यानी आर्थिक विकास क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी भी देश की जो राष्ट्रीय आय जो है ना, राष्ट्रीय आय के साथ साथ आपके जीवन स्तर में, लोगों के जीवन स्तर में भी ये सुधार करता है। यानी उत्पादन भी बढ़ाता है, रोजगार के अवसर भी देता है और आधुनिक तकनीकों का भी ये उपयोग बढ़ाता है और समाज के जितने भी आपके वर्ग है उनको भी इसका लाभ मिलता है। तो अगर हम बात करें, आर्थिक विकास केवल आपका आर्थिक वृद्धि से अलग नहीं होता, बल्कि आर्थिक वृद्धि का यहाँ पे क्या मतलब होता है कि ये उत्पादन आय में वृद्धि करती है। जबकि जो आर्थिक विकास है वो सामाजिक जीवन, आर्थिक और मानवीय विकास को भी ये शामिल करता है। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे आर्थिक विकास के उद्देश्य की, तो आर्थिक विकास के मुख्य उद्देश्य क्या है कि ये राष्ट्रीय आय में वृद्धि करता है, गरीबी और बेरोजगारी को ये कम करता है, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में भी सुधार करता है। तो लोगों की जो जीवन स्तर है ना उसे भी ये ऊंचा उठाता है और आर्थिक और सामाजिक समानता भी ये क्या करता है, स्थापित करता है। तो ये सब क्या है, आपके आर्थिक विकास के मुख्य उद्देश्य हैं। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे अविकसित अर्थव्यवस्था की प्रमुख जो आपकी विशेषता है वो कौन सी है, तो देखो, पहली विशेषता क्या है कि कम प्रति व्यक्ति आय। यानी अविकसित देशों में ना लोगों की जो औसत आय जो है ना वो बहुत यहाँ पे कम होती है, जिससे वे अपनी आवश्यक जरूरतों को भी क्या कर पाते हैं, यहाँ पे कठिनाई से पूरा कर पाते हैं। यानी लोगों की जो यहाँ पे इनकम होती है वो इतनी यहाँ पे कम हमें देखने को मिलती है अविकसित देशों में कि वो अपनी डेली बेसिस की जो उनकी जो रिक्वायरमेंट है, जो नीड्स है, उन्हें भी पूरा नहीं कर पाते हैं। वहीं अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, तो गरीबी की अधिकता। यानी ऐसी अर्थव्यवस्थाओं में ना क्या होता है कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन बिता रहे होते हैं। भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी जैसी उनकी जो मूलभूत सुविधाएं है ना, इसकी भी हमें यहाँ पे कमी देखने को मिलती है। वही बात करें अगले पॉइंट की, बेरोजगारी और अर्ध बेरोजगारी। यहाँ पे बेरोजगारी और अर्ध बेरोजगारी भी हमें देखने को मिलती है। यानी रोजगार के ज्यादातर आपके अवसर जो है वो यहाँ पे प्राप्त ना होने की वजह से हमें बेरोजगारी बढ़ती हुई नजर आती है। ग्रामीण क्षेत्रों में आपकी छपी हुई बेरोजगारी जो है वो भी हमें देखने को मिलती है। यानी ज्यादातर आपको बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्रों में हमें देखने को मिलती है, क्योंकि वहां पे पर्याप्त रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं होते। वहीं बात करें कृषि पर अत्यधिक निर्भरता की, तो देखो, अविकसित देशों की जो अधिकांश जो जनसंख्या है ना वो कृषि पे ही आपकी डिपेंड है। जबकि जो आपके उद्योग है, जो सेवा का जो क्षेत्र है, इसका जो विकास है ना वो अपेक्षाकृत हमें यहाँ पे कम होता हुआ नजर आता है। तो इसी वजह से आपकी कृषि पर अत्यधिक निर्भरता हमें देखने को मिलती है। पूंजी की कमी,
यानी उद्योग और विकास कार्यों के लिए ना आवश्यक पूंजी की यहाँ पे जो अभाव है वो देखने को मिलता है, पूंजी की कमी देखने को मिलती है। कम बचत और कम निवेश के कारण आर्थिक विकास की जो आपकी गति है ना वो भी धीमी पड़ जाती है। वहीं अगला पॉइंट क्या कहता है कि तकनीकी पिछड़ापन, यानी पुरानी तकनीकों और पारंपरिक जो उत्पादन जो है इसकी विधियों का उपयोग होने से ना उत्पादन क्षमता जो है वो कम रहती है और सही जो आपके जो संसाधन है इनका सही उपयोग जो है वो नहीं हो पाता। तो तकनीकी पिछड़ापन भी क्या करता है यहाँ पे एक चुनौती के रूप में हमें देखने को मिलता है। वहीं आपका जनसंख्या वृद्धि की जो उच्च दर है वो भी देखने को मिलती है, यानी तेजी से बढ़ती जनसंख्या के कारण जितने भी आपके पास संसाधन जो है ना उपलब्ध उनके ऊपर एक दबाव उत्पन्न होता है, जिससे जो आपका विकास है इसकी गति भी यहाँ पे प्रभावित होती है। तो जनसंख्या वृद्धि की वजह से आपके जितने भी संसाधन है उस पर दबाव पड़ता है। कमजोर आधारभूत संरचना, यानी आपकी सड़क, बिजली, परिवहन, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, जितनी भी आपकी सुविधाएं है ना ये आपके विकास को पर्याप्त नहीं कर पाती, जिससे आपका जो आर्थिक गतिविधियां है ना वो सीमित रह जाती हैं। तो इसलिए आपको यहाँ पे कमजोर आधारभूत संरचना देखने को भी मिलेगी। तो औद्योगिकीकरण का अभाव की बात करें तो देखो औद्योगिकीकरण का अभाव यहाँ पे क्या मतलब है इसका, इस पॉइंट से यहाँ पे जितने भी आपके उद्योग है ना उनकी जो संख्या है वो कम होने की वजह से यहाँ पे रोजगार के अवसर भी आपके क्या हो जाएंगे, लिमिटेड हो जाएंगे। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज भी आपकी लिमिटेड हो जाएगी और देश की जो अर्थव्यवस्था है ना वो कृषि पर ही ज्यादातर क्या रहेगी, आपकी निर्भर होगी अगर उद्योगों की जो संख्या है वो कम होगी तो। वहीं अगर हम बात करें अगले पॉइंट की तो आपका आय और संपत्ति में असमानता, यानी अविकसित अर्थव्यवस्था में ना धन जो है वो सिर्फ कुछ ही लोगों के हाथों में केंद्रित रहता है, जबकि अधिकांश जो लोग है ना वो गरीब होते हैं और सामाजिक और आर्थिक जो असमानता जो है हमें यहाँ पे इस तरीके से बढ़ती हुई नजर आती है। वहीं बात करें अगर हम इस प्रश्न के निष्कर्ष की तो निष्कर्ष यहाँ पे क्या कहता है कि आर्थिक विकास जो है ना, आर्थिक विकास किसी भी देश की यहाँ पे समग्र उन्नति का प्रतीक होती है। ठीक है, यहाँ पे केवल आपकी आय बढ़ने तक ये सीमित नहीं होती बल्कि लोगों के जीवन की जो गुणवत्ता है उसको सुधारने का भी ये माध्यम होती है। तो अविकसित जो अर्थव्यवस्था है ना इसकी समस्याएं बहुत सारी हैं, जैसे गरीबी है, बेरोजगारी है, पूंजी की कमी है, तकनीकी पिछड़ापन है। इन सबको दूर करने के लिए ना शिक्षा, औद्योगिकीकरण, आधुनिक तकनीक, निवेश और जितनी भी आपकी प्रभावी सरकारी नीतियां है ना इनकी आवश्यकता होती है। तो इनके उपायों से हम क्या कर सकते हैं, देश को सतत और समावेशी आर्थिक विकास की ओर हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें अगले प्रश्न की तो अगला प्रश्न आपका क्या कहता है कि गरीबी की अवधारणा को यहाँ पे स्पष्ट कीजिए। पूर्ण गरीबी और सापेक्ष गरीबी के बीच का जो अंतर है इसे स्पष्ट करिए। यानी भारत में जो आपके गरीबी के जो प्रमुख कारण है हमें वो भी बताने हैं और गरीबी क्या है ये भी बताना है। वही आपकी जो दो प्रकार की जो गरीबी यहाँ पे दी गई है, पूर्ण गरीबी और सापेक्ष गरीबी, इसके बीच का भी अंतर हमें स्पष्ट करना है। तो देखो गरीबी क्या है, एक ऐसी सामाजिक और आर्थिक स्थिति है जिसमें ना व्यक्ति जो है वो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे आपका भोजन है, वस्त्र है, आवास है, शिक्षा है, सुविधाएं है, इन सबको पूरा नहीं कर पाता। गरीबी केवल आपकी जो आय है, गरीबी जो है केवल आय की कमी ही नहीं है बल्कि आपके अवसरों की, संसाधनों की, सम्मानजनक जीवन जीने का भी एक अभाव का ही प्रतीक है। तो ये क्या है, किसी भी देश के विकास में सबसे बड़ी बाधा हो सकती है। तो वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे गरीबी की अवधारणा की तो यहाँ पे गरीबी का अर्थ क्या है कि जीवन की जो आवश्यकताएं है ना, जीवन की जो आवश्यक जरूरतें जो है उनको पूरा करने के लिए भी पर्याप्त साधन ना होना, वही आपका क्या कहलाता है, यहाँ पे गरीबी कहलाता है। तो किसी भी व्यक्ति या परिवार की आय इतनी कम हो कि वे 2 वक्त का भोजन या 2 समय का जो भोजन है, रहने की जो जगह है, शिक्षा है, स्वास्थ्य संबंधी जितनी भी आपकी बुनियादी सुविधाएं वो अगर प्राप्त ना कर सके तो उसे यहाँ पे क्या माना जाएगा, गरीब माना जाएगा। तो गरीबी के कारण ना लोगों का जो जीवन स्तर है वो बहुत ज्यादा यहाँ पे निम्न होता जा रहा है और वे सामाजिक और आर्थिक विकास में क्या हो रहे हैं, यहाँ पे पीछे होते जा रहे हैं। तो इस तरीके से हमने जाना कि गरीबी क्या है। वहीं अगर हम बात करें पूर्ण गरीबी की तो पूर्ण गरीबी वह स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति अपनी कम से कम आवश्यकताओं को भी यहाँ पे पूरा नहीं कर पाता, जैसे आपके लोगों के पास पर्याप्त भोजन, ठीक है, कपड़े, रहने की जो सुरक्षित जो स्थान है वो भी नहीं होता। और ये जो गरीबी है ना वो एक निश्चित न्यूनतम जीवन स्तर के आधार पर ही यहाँ पे मापी जाती है। और यदि किसी व्यक्ति की जो आय है, यदि उस किसी व्यक्ति की जो आय है वो उसी निर्धारित सीमा से कम होती है तो वो क्या कहलाएगा, यहाँ पे पूर्ण गरीबी, या हम कह सकते हैं पूर्ण गरीब कहलाएगा। तो इस तरीके से हमने जाना जो पूर्ण गरीबी है वो क्या होती है। वही बात करें आपकी सापेक्ष गरीबी की तो देखो ये क्या होती है कि सापेक्ष गरीबी का अर्थ है कि समाज के अन्य लोगों की तुलना में कम आय और कम जीवन का स्तर का होना, तो वही आपका क्या कहलाता है, सापेक्ष गरीबी कहलाता है। इसमें व्यक्ति की जो आवश्यकता है वो तो पूरी हो सकती है लेकिन समाज का जो औसत जीवन स्तर है ना वो काफी पीछे होता है। तो गरीबी, आय और सुविधाओं की जो असमानता है वो भी ये दर्शाती है सापेक्ष गरीबी। वही अगर इन दोनों के बीच के
अंतर की बात करें तो देखो एक तरफ आपको दिया गया है पूर्ण गरीबी, दूसरी ओर दिया गया है आपको सापेक्ष गरीबी। तो देखो पूर्ण गरीबी में क्या होता है कि न्यूनतम आवश्यकता भी यहाँ पे व्यक्ति पूरी नहीं कर पाता, ठीक है, कम से कम जरूरतें भी नहीं पूरी कर पाता। वहीं सापेक्ष गरीबी में क्या होता है कि समाज के जितने भी अन्य लोग होते हैं ना, उनकी तुलना में उसकी आय यहाँ पे कम होती है। वहीं पूर्ण गरीबी में आपका इसका एक आधार होता है, एक निश्चित गरीबी रेखा होती है, ठीक है। वहीं सापेक्ष गरीबी में आपका क्या होता है, जो इसका आधार है ना वो सामाजिक आर्थिक तुलना में होता है। वहीं अगर हम पूर्ण गरीबी की बात करें तो यहाँ पे आपका जो जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं जो होती हैं, जो जरूरतें होती है, उससे ये संबंधित होती है। वहीं आपका सापेक्ष गरीबी क्या है कि ये जो है ना वो आपका आय और जीवन स्तर में असमानता से संबंधित होती है। पूर्ण गरीबी आपकी विकासशील देशों में ज्यादातर देखने को मिलती है, वहीं जो सापेक्ष गरीबी ये आपका विकसित और विकासशील दोनों ही देशों में पाई जाती है। तो इस प्रकार से इन दोनों के बीच में हमने अंतर को समझा। वहीं बात करें भारत के अंदर गरीबी के क्या कारण हो सकते हैं, तो पहला कारण क्या है यहाँ पे बेरोजगारी। बेरोजगारी की बात करें तो रोजगार के पर्याप्त अवसर ना मिलने से लोगों की जो यहाँ पे आय है वो कम होती है, जिससे आपकी गरीबी बढ़ती है। वहीं जनसंख्या वृद्धि यानी तेजी से जनसंख्या जब बढ़ेगी तो संसाधनों पे, हमारी रिसोर्सेज पे भी क्या पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, दबाव पड़ेगा, और सभी लोगों को यहाँ पे पर्याप्त रोजगार और सुविधाएं फिर नहीं मिल पाएगी। वहीं अगला पॉइंट आपका क्या कहता है, अशिक्षा यानी शिक्षा की कमी के कारण भी लोगों को यहाँ पे अच्छा रोजगार नहीं मिल पाता और उनकी जो आय है ना वो भी यहाँ पे क्या होती है, कम होती है। वहीं अगला पॉइंट क्या कहता है कि कृषि पर अधिक निर्भरता, यानी बड़ी संख्या में, भारत में बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो आपका कृषि पे ही निर्भर है, लेकिन जो कृषि जो है ना वो वर्षा और प्राकृतिक परिस्थितियों पर क्या होती है, आधारित होती है, और इसी के कारण आपकी जो आय होती है ना, जो आपकी इनकम जो होती है वो स्थिर नहीं हो पाती है। तो ये भी एक कारण है भारत के अंदर गरीबी का। वहीं बात करें अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट आपका क्या कह रहा है कि आय और संपत्ति का असमान वितरण, यानी देश में ना देश में जो धन है वो कुछ ही लोगों के पास होता है, ठीक है, जबकि यहाँ पे जो बड़ी आबादी जो है, बड़ी आबादी के पास यहाँ पे पर्याप्त संसाधन भी नहीं होते हैं। तो इससे आपकी जो गरीबी है वो बढ़ती जाती है देश में। भ्रष्टाचार और कमजोर प्रशासन के कारण भी गरीबी देखने को मिलती है, यानी सरकारी योजनाओं का जो लाभ है ना वो कई बार सही लोगों तक नहीं पहुंच पाता, जिससे जो गरीबों की जो स्थिति है उसमें कोई भी सुधार हमें देखने को यहाँ पे नहीं मिलता। तो भ्रष्टाचार और कमजोर प्रशासन के कारण भी भारत में गरीबी देखी जाती है। वहीं महंगाई की बात करें तो वस्तुओं और सेवाओं की जो कीमतें हैं इसमें वृद्धि होने से क्या हो रहा है कि गरीब लोग जो है ना उसे क्रय नहीं कर पा रहे हैं, यानी खरीद नहीं पा रहे हैं। इससे उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो भी बहुत ज्यादा यहाँ पे कमजोर होती हुई नजर आती है। वहीं स्टूडेंट्स अगर हम बात करें इस प्रश्न के निष्कर्ष की, तो निष्कर्ष क्या कहता है कि गरीबी जो है ना वो भारत की प्रमुख सामाजिक और आर्थिक समस्याओं में से एक है। इसे दूर करने के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना, जनसंख्या नियंत्रण, कृषि विकास और सरकारी योजनाओं का जो प्रभावी क्रियान्वयन है वो करना आवश्यक होता है। यदि सरकार और समाज मिलकर प्रयास करेंगे तो गरीबी को हम यहाँ पे कई हद तक कम कर सकते हैं और सभी नागरिकों को यहाँ पे बेहतर और सम्मानजनक जो जीवन है वो दे सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है आपका वो ये है कि उदारीकरण की अवधारणा और महत्व पर चर्चा कीजिए। भारतीय सरकार की जो उदारीकरण की जो दिशा है उसमें उसकी पहल पर प्रकाश डालिए। तो देखो उदारीकरण का जो अर्थ है ना वो सरकार के द्वारा व्यापार, उद्योग और आर्थिक गतिविधियों पर लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों और प्रतिबंध को कम करने तथा निजी जो क्षेत्र है और जो विदेशी निवेश जो है इसको बढ़ावा मिल सके, इसलिए यहाँ पे उदारीकरण की जो नीति है इसको बनाया गया। तो इसका बेसिकली उद्देश्य क्या था कि अर्थव्यवस्था के अंदर ना ज्यादा से ज्यादा आपका कंपटीशन लेकर आना, प्रतिस्पर्धा लाना, आधुनिक और विकासशील देश यहाँ पे बनाना। और भारत में जो आपकी उदारीकरण की जो शुरुआत है ना वो 1991 में हुई थी, जिससे आपके जो आर्थिक सुधार है, आर्थिक सुधारों के तहत इसकी शुरुआत यहाँ पे की गई थी। वहीं अगर हम बात करें उदारीकरण की अवधारणा की, तो यहाँ पे आपका उदारीकरण वे प्रक्रिया होती है जिसमें ना सरकार जो है वो उद्योगों की जो लाइसेंस है, जो आयात निर्यात है, जो उसके प्रतिबंध है, जो कर है, जो अन्य जो रूल्स है वो बनाती है। यानी उदारीकरण क्या है आपका, उदारीकरण कि सरकार के द्वारा ना उद्योगों के लिए यहाँ पे लाइसेंस बनवाना, आयात निर्यात प्रतिबंध करना, कर बनाना और रूल्स बनाना, वही आपका क्या कहलाता है, उदारीकरण कहलाता है। तो इससे ना आपका जो व्यापार है वो बहुत ज्यादा आसान होता है। देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें निजी कंपनियां और विदेशी निवेशकों की भी क्या बढ़ती है, भागीदारी बढ़ती है। सरल शब्दों में समझे तो देखो उदारीकरण का अर्थ यहाँ पे क्या है कि सरकारी नियंत्रण कम करके अधिक जो आपकी जो स्वतंत्रता है इसको बढ़ाना होता है। वही अगर हम बात करें उदारीकरण के महत्व की, तो पहला महत्व आपका क्या है कि आर्थिक विकास में वृद्धि, यानी उदारीकरण से उद्योगों और व्यापार में यहाँ पे बढ़ावा मिलता है, जिससे जो देश की जो आर्थिक विकास जो है ना वो बहुत तेजी से होता है। वहीं विदेशी निवेश को बढ़ावा, यानी विदेशी कंपनियां जो है वो भारत में निवेश करती है, जिससे आपकी पूंजी, नई तकनीक और आधुनिक प्रबंधन जो है उसका भी विकास होता है। रोजगार के अवसर बढ़ाना, यानी आपका
जो नए उद्योग हैं उनको स्थापित करना, कंपनियां स्थापित करना, जिससे आपके जो रोजगार के जो अवसर है युवाओं के लिए वो नए अवसर यहाँ पे पैदा होते हैं। प्रतिस्पर्धा में वृद्धि यानी कंपटीशन में हमें यहाँ पे सुधार देखने को मिलता है, या हम कह सकते हैं वृद्धि देखने को मिलती है। तो बाजार में ना अधिकांश जो आपकी कंपनियां हैं उनके आने से यहाँ पे एक हेल्दी कंपटीशन बढ़ता है, स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, जिससे जो आपके उपभोक्ता जो है ना उनको बेहतर गुणवत्ता की वस्तुएं मिलती है, सेवाएं मिलती हैं उचित कीमतों पे। इस तरीके से आपका प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होती है। वहीं बात करें आपकी तकनीकी विकास की, तो देखो तकनीकी विकास का मीनिंग यहाँ पे क्या है आपका, इस पॉइंट से देखो विदेशी जो कंपनियां है ना, विदेशी कंपनियां जब आती हैं उनके आने से जो नई तकनीकें हैं, आधुनिक उत्पादन प्रणाली जो है इसका भी यूज बढ़ता है, जिससे आपकी उत्पादन की जो क्षमता है ना इसमें भी सुधार होता हुआ हमें नजर आता है। वहीं निर्यात में वृद्धि यानी उदारीकरण से भारतीय उत्पाद जो है ना वो अंतरराष्ट्रीय बाजार में पहुंचते हैं, जिससे जो आपका निर्यात है वो बढ़ता है और विदेशी मुद्रा की जो आय जो है वो भी यहाँ पे क्या देखने को मिलती है, हमें देखने को मिलती है। वहीं अगर हम बात करें भारतीय सरकार की उदारीकरण की जो पहली दिशा थी उसमें उसकी क्या पहल रही है, तो देखो पहली पहल क्या है आपकी यहाँ पे दिशा में, नई आर्थिक नीति यानी 1991 को यहाँ पे इसमें लागू करा गया। यानी भारत सरकार ने 1991 में नई आर्थिक नीति यहाँ पे लागू की, जिसके तहत आपका जो लाइसेंस प्रणाली जो है ना उसको यहाँ पे डील दी गई और आर्थिक सुधार यहाँ पे आपके किए गए। वही आपका औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली की कमी, यानी ये पॉइंट आपका क्या कहता है कि अधिकांश जो उद्योग है ना उनके लिए यहाँ पे लाइसेंस की जो जरूरत है, जो आवश्यकता है वो यहाँ पे सरकार ने समाप्त कर दी गई, जिससे जो आपके उद्योग जो है उनको स्थापित करना यहाँ पे आसान हो गया। वहीं बात करें एफडीआई को बढ़ावा, यानी सरकार ने कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे 100% तक जो आपकी विदेशी निवेश की जो अनुमति थी उसको यहाँ पे दे दी थी, जिससे जो आपकी विदेशी जो कंपनियां है ना उनका यहाँ पे निवेश बढ़ा। वहीं अगला पॉइंट आपका क्या कहता है कि आयात निर्यात नीति में सुधार, यानी आयात जो शुल्क है यहाँ पे आपके कम किए गए, जिससे आपका जो निर्यात है इसको प्रोत्साहन मिले और नई यहाँ पे नीतियां बनाई गई। वही सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार, यानी कई सरकारी कंपनियों का जो विनिवेश है वो किया गया और निजी क्षेत्र में भी इसकी भागीदारी बढ़ाई गई। कर प्रणाली में सुधार, यानी आपका जितनी भी व्यवस्था थी टैक्स से संबंधित, जितनी भी आपकी जो व्यवस्था यहाँ पे दी गई थी, ठीक है, वो क्या हो गई, जिसमें आपका जीएसटी व्यवस्था यहाँ पे लागू करके उसको और भी ज्यादा यहाँ पे सरल और पारदर्शी यहाँ पे बनाया गया, जिससे जो व्यापार है वो और भी ज्यादा यहाँ पे आपका क्या हो गया, आसान हो गया। डिजिटल व्यापार और सुधार भी हमें देखने को मिला। डिजिटल और व्यापार सुधार, यानी भारत सरकार ने ऐसे कई यहाँ पे जो है योजनाएं बनाई, जैसे आपका डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, ये सारी योजना बढ़ा के इन्होंने किसको, निवेश को बढ़ावा दिया और उद्यमिता को भी यहाँ पे क्या करा, बढ़ावा दिया। भाई अगर हम बात करें इस प्रश्न के निष्कर्ष की, तो निष्कर्ष क्या कहता है कि उदारीकरण ने ना भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दी। इससे निवेश, रोजगार, तकनीकी विकास और वैश्विक व्यापार में वृद्धि हुई। हालांकि साथ में इसके कुछ चुनौतियां भी थी, जैसे आपकी बढ़ती प्रतिस्पर्धा, छोटे उद्योगों पे यहाँ पे दबाव भी देखने को मिला। उचित नीतियों के माध्यम से इनका समाधान भी किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर आपका जो उदारीकरण है ना वो भारत के आर्थिक विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अपनी यहाँ पे क्या कर रहा है, महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वही स्टूडेंट्स अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न आपका क्या कहता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने कौन कौन से प्रमुख मुद्दे हैं और चुनौतियां हैं, इस पे चर्चा कीजिए। तो देखो भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। कृषि, उद्योग और जो आपके सेवा क्षेत्र हैं इसके प्रमुख ये आधार है। पिछले कुछ वर्षों में ना भारत ने आर्थिक विकास के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण यहाँ पे प्रगति दी, लेकिन अभी भी कई ऐसी समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं जो विकास को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, विकास की गति को यहाँ पे प्रभावित कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें एक एक पॉइंट करके समझे, तो देखो सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है यहाँ पे, बेरोजगारी की समस्या, यानी भारत में ना बड़ी संख्या में ये जो युवाएं हैं वो रोजगार की तलाश में, लेकिन फिर भी उन्हें पर्याप्त नौकरियां यहाँ पे उपलब्ध नहीं हो पा रही है। और शिक्षित जो युवाएं हैं इनमें सबसे ज्यादा बेरोजगारी हमें देखने को मिल रही है। इससे हमारा क्या हो रहा है, आर्थिक विकास और सामाजिक स्थिरता दोनों ही यहाँ पे आपकी प्रभावित हो रही है। वही अगला पॉइंट आपका क्या कहता है कि गरीबी और आय असमानता, यानी हालांकि कुछ जो गरीबी है उसमें कमी भी हमें देखने को मिली है, कमी आई है गरीबी में, लेकिन फिर भी लाखों लोग जो है ना वो आज भी अपनी बुनियादी सुविधाओं से क्या है, वंचित है, दूर है, पूरी नहीं कर पाते अपनी बुनियादी सुविधाओं को। अमीर और गरीब के बीच में यहाँ पे जो आय का जो अंतर है ना वो भी लगातार बढ़ रहा है, जिससे जो आपकी आर्थिक असमानता है ये भी हमें बढ़ती हुई नजर आ रही है। वही बात करें हम कृषि के क्षेत्र की चुनौतियों की, तो देखो भारत के अंदर बड़ी आबादी जो है वो आपका कृषि पे डिपेंड है, लेकिन किसानों की जो आय है कम आय के कारण, मौसम परिवर्तन के कारण, सिंचाई की जो आपकी कमी के कारण, महंगे बीजों के कारण और उर्वरक जैसी जितनी भी आपकी समस्या है ना इनका यहाँ पे इन्हें सामना करना पड़ रहा है। और इससे जो आपका कृषि उत्पादन जो है वो भी
यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है, और किसान की जो आर्थिक स्थिति है वो भी यहाँ पे हमें प्रभावित होती हुई नजर आ रही है। वहीं अगले पॉइंट की बात करें तो महंगाई से क्या हो रहा है, जितने भी आपकी खाने की जो वस्तु है, खाद्य पदार्थ है, ईंधन है, अन्य आवश्यक वस्तुएं जो है, इनकी कीमतों में हमें वृद्धि देखने को मिल रही है। आम लोगों का जो जीवन है वो कठिन होता जा रहा है। महंगाई के कारण कई लोग यहाँ पे जो उनकी क्रय शक्ति है यानी खरीदारी जो है वो कम होती जा रही है लोगों की, और बचत पे भी उनकी असर पड़ रहा है। तो इस तरीके से महंगाई के कारण भी भारत के अंदर हमें कई ऐसे मुद्दे देखने को मिल रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, अगला पॉइंट आपका क्या कह रहा है कि जनसंख्या वृद्धि यानी तेजी से बढ़ती जनसंख्या के कारण शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और रोजगार की जो मांग है ना वो बढ़ती जा रही है। यदि संसाधनों का सही प्रबंधन यहाँ पे नहीं किया जाएगा तो आर्थिक विकास में ये बाधा भी बन सकती है। तो जनसंख्या वृद्धि भी क्या है, भारत के सामने एक बड़ा चुनौती का रूप है। ठीक है, आधारभूत ढांचे की कमी की बात करें तो देखो जितने भी आपके क्षेत्र है ना, यहाँ पे अच्छी सड़कें, रेलवे, बिजली, जल पूर्ति, डिजिटल सुविधाएं, इन सब की कमी हमें देखने को मिलती है। तो कमजोर आधारभूत ढांचा होगा तो आपके उद्योग और व्यापार के क्षेत्रों को क्या करेगा, ये प्रभावित करेगा। जितने भी आपके उद्योग हैं, व्यापार है, इनके विकास को ये धीमा कर देगा। तो इस तरीके से आधारभूत ढांचे की कमी के कारण भी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। कौशल विकास की कमी यानी जो आपके कई युवाएं हैं उनके पास आधुनिक उद्योग की आवश्यकता के अनुसार आपके यहाँ पे कौशल नहीं होते, इससे जो उनका रोजगार है उसे मिलने में कठिनाई होती है और उद्योगों को यहाँ पे योग्य कर्मचारी भी आपके नहीं मिल पाते। वही अगला पॉइंट क्या कहता है कि भ्रष्टाचार और प्रशासनिक समस्याएं, यानी भ्रष्टाचार और लाला फीताशाही और आपकी जितनी भी धीमी प्रशासनिक प्रक्रिया है ना, ये निवेश और व्यापार के लिए भी बाधा बनती है। इससे विकास की जो परियोजनाएं हैं उसमें भी देरी होती है और आर्थिक संसाधनों का भी उपयोग यहाँ पे नहीं हो पाता। तो बढ़ते हुए भ्रष्टाचार के कारण भी क्या है, यहाँ पे जो आपका आर्थिक विकास जो है उसके सामने हमें कठिनाई देखने को मिलती है। तो पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन की बात करें तो प्रदूषण, जल संकट, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव जो है वो सीधा आपकी कृषि पे पड़ता है, उद्योग पे पड़ता है और जनजीवन पे पड़ता है। तो सतत विकास जो है आपका यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे पर्यावरण संरक्षण बहुत ज्यादा जरूरी है। वहीं अगले पॉइंट की बात करें तो आपका वैश्विक आर्थिक चुनौतियां यानी विश्व स्तर पर आपका जो युद्ध है, महामारी है, तेल की कीमतों में जो उतार चढ़ाव हो रहा है, जो आर्थिक मंदी का जो प्रभाव है वो भारतीय अर्थव्यवस्था पे भी पड़ रहा है। इससे जो आपका निर्यात है, आयात है, निवेश है, ये सब भी क्या हो रहे हैं, यहाँ पे प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर हम इसके समाधान की बात करें तो देखो रोजगार सृजन और कौशल विकास पर हम ध्यान दिया जाए तो इसे हम कम कर सकते हैं, कुछ मुद्दों को, कुछ चुनौतियों को। कृषि क्षेत्र में जो आपकी आधुनिक तकनीकें हैं, बेहतर सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध करा के हम कराई जा सकती है। शिक्षा और स्वास्थ्य की सेवाओं को भी मजबूत बनाया जा सकता है। आधारभूत ढांचे का जो तेजी से जो विकास है ये भी किया जा सकता है। भ्रष्टाचार पर नियंत्रण और प्रशासनिक सुविधाएं यहाँ पे आपके जो है सुधार जो है वो लागू किए जा सकते हैं। हरित ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा दिया जा सकता है। वहीं छोटे और जो आपके मध्यम उद्योग हैं इनकी भी जो सहायता है वो भी यहाँ पे हम दे सकते हैं। वहीं इस प्रश्न के निष्कर्ष की बात करें स्टूडेंट्स तो यहाँ पे भारतीय अर्थव्यवस्था में ना अपार आपकी संभावनाएं हैं, लेकिन इसके सामने बहुत सारी चुनौतियां भी हैं। यदि सरकार, निजी क्षेत्रों और नागरिक मिलकर इन समस्याओं का समाधान करेंगे तो भारत तेजी और समावेशी और सतत आर्थिक विकास की दिशा में आगे बढ़ सकता है। तो सही नीतियां और तकनीकी नवाचार और मानव संसाधन के विकास के माध्यम से भारत के अंदर जो आपका भविष्य जो है ना, भारतीय भविष्य में विश्व में ये आगे बढ़ सकता है और अर्थव्यवस्थाओं में अपनी स्थिति को और भी ज्यादा मजबूत कर सकता है।